Welcome back to the another lecture of FY BCom Commerce. आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं रिकंसिलेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इन विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। रिकंसिलेशन का मतलब होता है कि दोनों के डिफरेंसेस में हम इक्वलिटी कैसे पैदा कर सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में समझते हैं रिकंसिलेशन यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस में इक्वलिटी कैसे पैदा करें। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड therefore it has to meet social obligation along with economic objective। जब भी आप बिजनेस करते हैं तो ये एक सोसाइटी का हिस्सा है। अब सोसाइटी के हिस्से में बहुत सारी चीजें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर, आपके एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सोशल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, मेडिकल, आर्ट्स, ये सारी चीजें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसका ये हक बनता है कि वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि पैसे कमाने पर अगर वो ध्यान दे रहा है तो उसे कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट हैज टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड social objective in order to satisfy the various parties and groups। एक बिजनेसमैन को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, क्योंकि इस पे बिजनेसमैन के बारे में पता चलता है कि कस्टमर के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने शेयर होल्डर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सप्लायर, कंपटीटर्स एंड सोसाइटी के लिए ख्याल है। बिजनेसमैन को पैसा कमाना है, वो उसका मेन मोटिव है, प्राइमरी मोटिव है वो उसका, इसीलिए तो बिजनेस कर रहा है वो। मगर उसके साथ साथ बैलेंस रखना है, रिकंसाइल करना है सोसाइटी के लिए भी। द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव कैन बी रिकंसाइल्ड एज फॉलो। सर ये कैसे हो सकता है? अगर हम फ्यूचर में बिजनेस करते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके, या फिर हम अपने बिजनेस को संभालते हैं जो हमारे फैमिली में है, तो हम इन दोनों को रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं? तो वही तो इस टॉपिक में समझाया गया है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस कैसे रख सकते हो। आइए देखते हैं। सबसे पहला, प्रॉफिट एंड प्राइस। प्रॉफिट एंड प्राइस, सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रॉफिट की और प्राइस की। आप सबको पता है जो ये प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है एक बिजनेसमैन का, और जो ये प्राइस है, ये जो प्राइस है ये हमेशा से कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। तो प्रॉफिट एंड प्राइस सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस किया है। बिजनेस फर्म शुड नॉट मेंटेन एम एंड ओनली एट मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट शुड नॉट बी अर्न्ड बाय चार्जिंग अनरीजनेबल, स्पेशली इन द केस ऑफ मेडिसिन एंड मास कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहां पे इन शॉर्ट ये बताया गया है कि एक बिजनेसमैन को सिर्फ उसका यही ऑब्जेक्टिव, एम यानी कि उसका यही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट मैं तभी कमा सकता हूं कि जब मैं कस्टमर से अनरीजनेबल प्राइस ले लूंगा, वैल्यू करूंगा अपने प्रोडक्ट्स की, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Therefore, one of the ways to reconcile economic objective with social objectives to strike a balance between the right prices, economic objective with customer interest, that is social objective। इसका मतलब बताने का ये है कि आपको पैसे कमाने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाओ, अच्छा प्रॉफिट कमाओ, लेकिन कस्टमर का इंटरेस्ट देख के, कस्टमर किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट चाहता है, कस्टमर की वांट सेटिस्फाई कैसे होगी उस प्रोडक्ट से, उसको इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आप अपनी प्राइस डिसाइड कर सकते हो, जिसमें आपका भी मुनाफा हो, कस्टमर का भी फायदा हो जाए। सेकंड, प्रॉफिट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रॉफिट तो कमाना ही है,
लेकिन साथ साथ रिसर्च करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस बेसिस पर कस्टमर चीजों को खरीद रहा है, और उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करके उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस में डेवलपमेंट करनी है, अपने बिजनेस को अपग्रेड करना है। सबसे पहला इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। आपको क्वालिटी हमेशा अच्छी मेंटेन करनी है। देखो, कस्टमर 2 रुपया आपको ज्यादा देगा अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। अगर आपने क्वालिटी कम कर दी, अगर आपने क्वालिटी में स्टैंडर्ड लो कर दिया, तो भाई आप ध्यान रखना कि आपके पास कस्टमर फर्स्ट टाइम आएगा, सेकंड टाइम जब उसको पता चलेगा कि क्वालिटी कम हो रही है, तो तीसरी बार आपके पास वो नहीं आएगा। इसीलिए ये याद रखना है कि हमें अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, हमें हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी है। रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट को रिड्यूस करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेचो जिसमें आपको प्रॉफिट ही ना हो, बट कॉस्ट को इतना रीजनेबल रखो जिसमें आपका भी प्रॉफिट हो और फिर कस्टमर का भी फायदा हो जाए। कॉस्ट को हमें इतना रखने, देखो कॉस्ट जब रिड्यूस होती है तब आपके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो वहां पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, गारमेंट से लेकर आपके घर का राशन का सामान, घर के राशन के सामान से लेकर जनरल स्टोर की सारी चीजें डी मार्ट में अवेलेबल रहती हैं। डी मार्ट ने एक ही स्ट्रेटेजी को अपनाया है कि कस्टमर को अगर मुझे गेन करना है, कस्टमर को अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा खींचना है अपनी तरफ, कॉस्ट कम रखूंगा, कॉस्ट बहुत ही कम रखूंगा, एंड इतना कॉस्ट तो रखूंगा जिसमें मेरा भी फायदा हो जाए और कस्टमर का भी फायदा हो जाए। इससे क्या होता है, कस्टमर का ना क्वांटिटी बढ़ता है, कस्टमर आपकी तरफ ज्यादा आता है। जैसे ही आपकी तरफ कस्टमर ज्यादा आएगा, चीजें ज्यादा बिकेंगी तो रेवेन्यू भी आपका अच्छा होगा। Improvement in quality and reduction in cost would enable firm to market quality goods at a lower prices. इसमें क्या होता है कि आपका नाम बनता है कि यार क्वालिटी अच्छी दे रहा है और उसके बाद प्राइस भी इतना कम है, तो कस्टमर जो है वो एक खुद तो आएगा ही और दूसरों को भी आपके पास लेके आएगा। दिस इन टर्न वुड लीड टू हायर सेल्स। देखो, सेल्स आपकी बढ़ जाएगी एंड कॉन्सिक्वेंटली हायर प्रॉफिट। सेल बढ़ा तो प्रॉफिट हायर होगा ही होगा। देखो, डी मार्ट है, आर मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट में अगर आप कहीं पे भी चले जाओगे किसी भी स्टोर में रिलायंस स्मार्ट के, तो वहां पे आपको डी मार्ट से कंपैरेटिवली थोड़ा प्राइस ज्यादा मिलेगा। और आपको ये दिख रहा होगा कि आर मार्ट के यहाँ पे कस्टमर ज्यादा नहीं जाते हैं, डी मार्ट के यहाँ पे बहुत जाते हैं। इसका रीजन यही है कि कॉस्ट रिडक्शन है। डी मार्ट में कॉस्ट को इतना कम रखा गया है कि कस्टमर ज्यादा आते हैं, कस्टमर ज्यादा आने की वजह से सेल्स ज्यादा होती है, सेल्स ज्यादा होने की वजह से रेवेन्यू ज्यादा आता है, रेवेन्यू ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट आफ्टर सेल सर्विस। ट्रेनिंग द आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ, मोटिवेटिंग द आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ विथ इंसेंटिव्स। देखो, यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल कि हमने ऑनलाइन शॉपिंग किया, ऑनलाइन शॉपिंग से हमने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए और प्रोडक्ट्स को यूज किया, तो हमें पता चला कि प्रोडक्ट्स में कुछ डिफेक्टिव है, हमें प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है। अब आप करोगे क्या? अब आप क्या करोगे, जहां से आपने शॉपिंग की है, जहां से आपने ऑनलाइन से मंगवाया है, उनके कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट करोगे कि भाई देखो, आपका प्रोडक्ट तो हमें मिला, हमने यूज किया, लेकिन हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्टिवनेस दिख रहा है या कुछ डैमेज दिख रहा है, तो हम अब आखिर अब क्या करें। तो यहाँ पे जो आप कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर रहे हो, जो कस्टमर स्टाफ को आप कांटेक्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। यानी कि आपको माल बेच चुके हैं वो लोग, अब उसके बाद अगर प्रोडक्ट में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप उसको कांटेक्ट कर रहे हो और आपकी प्रॉब्लम फटक से सॉल्व हो रही है। इसका मतलब बिजनेस जो है वो कस्टमर पे फोकस कर रहा है और आपको प्रोडक्ट चेंज करके दिया जा रहा है या आपके पैसे वापस किए जा रहे हैं, रिफंड मिल रहा है। इसका मतलब इनकी सेल्स सर्विस बहुत ही अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है।
तो ये भी एक ऐसा स्टेप है जो प्रोडक्ट बेचने के बाद बिजनेसमैन आपका कितना ध्यान रखता है, इससे भी पता चलता है कि बिजनेसमैन कितना अच्छा है और वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, कस्टमर की अपने सुन रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। आपके यहां पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां की कंडीशन एक अच्छे से प्लान्ड होनी चाहिए, जहां पे एम्प्लॉय को काम करने में मजा आए। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय घुटन फील कर रहा हो और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो, प्रेशर हो। बेटर वेलफेयर फैसिलिटी सच एज कैंटीन, रेस्ट रूम्स एक्सेट्रा, वहां पे उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर कैफेज होने चाहिए, ताकि रिफ्रेशमेंट के लिए जब एम्प्लॉय काम करके थक जाता है तो वहां पे वो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर सकता है। इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट उनको देना है, टाइम टू टाइम उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, टाइम टू टाइम उनको इंसेंटिव्स यानी कि कमीशन देना है अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये भी एक बिजनेसमैन का अच्छा पॉइंट होता है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पड़ता है। प्रॉफिट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड टैक्सेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस फर्म शुड प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ इट्स प्रॉफिट, इट शुड पे प्रॉपरली इट्स टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यहां पे कहा गया है कि अगर बिजनेसमैन जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसे वाकई में वही प्रॉफिट शो करना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली टैक्सेस को पे कर सके। As far as possible, business firm should not indulge in manipulating profit so as to avoid payment of taxes and duties. किसी भी बिजनेसमैन को अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट नहीं करना है, खर्चे को ज्यादा दिखा के, जो उन्होंने कभी किया भी ना हो, जिससे वो अवॉइड कर सकता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे करने में। प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट, business firm should provide fair return to the shareholder in the form of dividend, बोनस शेयर्स एक्सेट्रा। देखो क्या होता है कि आप सबको पता है कि अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो पैसा चाहिए। पैसा कितना चाहिए सर? पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। तो कंपनी या बिजनेस क्या करता है? लोगों से पैसे मांगता है, उनके बदले उनको शेयर्स देता है। तो यहां पे अगर ऐसी कोई कंपनी है, यहां पे अगर ऐसा कोई बिजनेस है जिन्होंने लोगों से पैसा लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है और उनके बदले उनको शेयर्स दिए हैं, तो बिजनेसमैन का ये हक है कि अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखे कि अगर वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो हर शेयर पे उनको डिविडेंड मिलना चाहिए। कभी कभार बोनस शेयर्स कंपनी की तरफ से मिलने चाहिए। इसको पता चलता है शेयर होल्डर्स का वो ध्यान रखते हैं, उनका ट्रस्ट जीतते हैं, उनके बीच में रिलेशन अच्छा होता है। As far as possible, the top management should avoid manipulating the profit for their own interest. प्रॉफिट कमाओ, अपने लिए पैसे बचाओ, अपने बिजनेस को आगे और बढ़ाओ, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पैसे की वजह से आप आज इतने बड़ी पोजीशन पर पहुंचे हो। Seventh, profit and social development. A part of the profit must be utilized for social development activities like donation to schools, colleges, trust, etc. Business firm also make contribution to government at the time of floods, famines, etc. and for the other social activities. देखो, अगर आप इन फ्यूचर बिजनेस करते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हो, पहले आपको अपनी चीजों पर ध्यान देना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है। आपको बिजनेस में क्या क्या चाहिए, आपको अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या चाहिए। अल्टीमेट एम हमारा क्या होना चाहिए कि भाई हम पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने लिए कमा, फैमिली के लिए कमा रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए कमा रहे हैं ताकि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। बट आपका कुछ हिस्सा, कुछ छोटा सा पार्ट आपका हमेशा डोनेशंस की तरफ भी जाना चाहिए। इट्स अ गुड डीड, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने पैसे से थोड़ा पैसा निकाल कर डोनेट कर रहे हो, फिर वो चाहे स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में कर रहे हो, किसी को एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हो, या फिर कोई अदर सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर किसी ट्रस्ट को पैसे दे रहे हो जो दूसरों की सेवा करती है मेडिकल के जरिए,
या फिर भूखों को खाना खिलाने का काम करती है। तो इन सब चीजों में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा डोनेट करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। Business expansion and social interest, the health aspects of the society, the health aspect of the society must be considered in setting up an industry. Business firm need to undertake pollution control measures wherever possible. Business firm must come with the eco friendly, that is green products. आजकल क्या हो गया है ना कि देखो, आजकल क्या हो गया है कि बिजनेस फर्म को नेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली वो जो फैक्ट्रीज चलाते हैं जहां से पोल्यूशन होता है। तो उनको आजकल जो वो मशीनरी यूज करते हैं वो ज्यादातर ग्रीन टाइप की मशीनरी को यूज, ग्रीन टाइप यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हो, ताकि उससे जो पोल्यूशन होता है वो कंट्रोल में होता है। इन शॉर्ट बिजनेसमैन को नेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है। 9th, business expansion and competition. Business firm may expanded activities. Expansion of business possible through promotion activities like advertising, sales promotion, etc. यहां पे बताया गया है कि बिजनेसमैन को अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, कंपटीशन से जीतना है, तो उनको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की। सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, जो जो प्रोडक्ट वो बना के बेचते हैं। Business firm should not adopt a negative tactic such as unfair brand comparison, duplication of competitors' product to margin the name of the competitors. In other words, business firm should adopt a healthy competitive practices. बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी का नाम चुरा के अपने प्रोडक्ट में डाल देते हैं, टैग लगा देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके टैग लगा देते हैं, तो वो गलत बात। आपको अगर कंपटीशन में रुकना है तो आपको लीगल प्रैक्टिसेस से आगे आना है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग करवा दो, सेल्स प्रमोशन करवा दो, फ्री सैंपल्स बंटवा दो, इससे प्रोडक्ट को अपने आगे बढ़ाओ, ना कि दूसरों का नाम यूज करके अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाओ, तो जो कि गलत बात होती है, जो कि अनफेयर प्रैक्टिस होती है बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पे ये जो आपका टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखो, आपने टॉपिक में एक बात नोटिस की होगी, जब हम रिकंसाइल के फैक्टर्स आपको बता रहे थे, तो रिकंसिलेशन में क्या हो रहा था ना, बार बार ये प्रॉफिट वर्ड यूज हो रहा था। बार बार देखो, हर पॉइंट में प्रॉफिट वर्ड यूज हो रहा है, हर पॉइंट में प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। आगे भी अगर जाऊं तो आगे की पॉइंट्स अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो प्रॉफिट वर्ड बार बार यूज हुआ है। क्यों ऐसा? देखो, अल्टीमेट एम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट ही होता है, इसीलिए यहां पे हर पॉइंट में प्रॉफिट को पहले रखा गया है, प्रॉफिट को हमेशा से पहले रखा गया है। और उसके बाद क्या क्या प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कमाने के बाद आपको जरूरी करनी है, वो आपके बारे में बताया गया है। तो ये था आज का ये छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने बैलेंस करना सिखाया कि अगर आप इन फ्यूचर बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमाने के साथ साथ कौन सी चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आइए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग। ओके, हमारा जो अगला क्वेश्चन है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा स्टेप्स इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कौन से स्टेप्स हमको बनाने पड़ेंगे एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए। अभी देखो, आपको पता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, ये आपको पता चल चुका है। एक है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो आइए कैसे इनको सेट करना है, क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, वो सीखते हैं। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। आपको सबसे पहले तो आजू बाजू की चीजें देखनी है, आपके एरिया में क्या क्या चल रहा है उसका एनालिसिस यानी कि उसका रिसर्च करना है, आपको देख रेख करनी है, और आपको समझना है कि आप किस बिजनेस में आ सकते हो और कैसे आ सकते हो। आइए, क्या क्या पॉइंट्स हैं उसमें। फिजिकल रिसोर्सेज सच एज मटीरियल्स एंड मशीन्स।
अगर आपका ये प्लान है कि मैं कोई इंडस्ट्री सेटअप करूं, मैं प्रोडक्ट को बनाऊं, मैं मैन्युफैक्चर करूं, तो आपका सबसे पहला यही होना चाहिए टारगेट, फिजिकल रिसोर्सेज सच एज मटेरियल एंड मशीन्स। क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सेलफोन बना रहा हूं, मैं सेलफोन बना रहा हूं, तो मुझे सेलफोन के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, कांच चाहिए मुझे स्क्रीन पे लगाने के लिए, कैमरास चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे वहां पे लगाने के लिए। तो इन ये सब मटेरियल्स हैं, आपको प्रोडक्ट बनाने के काम आएंगे। फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी मशीनरी उस प्रोडक्ट को बनाएगी। देखो आजकल क्या होता है, पहले के टाइम पे अलग था, पहले के टाइम पे ह्यूमन रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बनाए जाते थे। आज के टाइम पे सारा काम मशीनरी करती है और ह्यूमन क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेस सच एज सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस यानी कि मैं कहां कहां से बोरो कर सकता हूं पैसा। पैसा तो चाहिए ना भाई, पैसा तो चाहिए, आपको पैसा लगाना पड़ेगा तभी तो आप कुछ स्टार्ट कर पाओगे, तभी तो आप कुछ प्रोडक्ट को बना पाओगे। तो सोर्सेस यानी कि कहां कहां से मुझे पैसा मिल सकता है, कहां कहां से बोरो कर सकता हूं, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी कि आपके पास कितना खुद का पैसा पड़ा है और आप कहां कहां से, सोर्सेज यानी कि आप कहां कहां से पैसा उठा सकते हो। तो फंड्स इज अ नेसेसरी पार्ट, दूसरा ये देखना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, दैट इज कॉम्पिटनेस, कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटी ऑफ द मैन पावर। आपको अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वहां पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको एलिजिबल ह्यूमंस को हायर करना पड़ेगा जिनकी एक्सपर्टीज इन सब चीजों में हो, ताकि वो एक अच्छी क्वालिटी आपको दे पाए, ताकि आप मार्केट के कंपटीशन को हरा पाओ अच्छे से और आप मार्केट में बराबर से टिक पाओ। Policies and strategies of various functional areas such as a production department, marketing department, human resource department and financing department। देखो हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। मार्केटिंग कैसे होगी, उसका डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा, किन चीजों पर ध्यान देगा, हर चीज पर आपको फोकस करना पड़ता है भाई। ह्यूमन रिसोर्स कितने लोग काम करेंगे, फाइनेंस कैसा कैसा, कितना कितना पैसा लगेगा इन्वेस्ट करने के लिए, वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा प्लेस होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए, वेलफेयर फैसिलिटीज, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को सैलरी में इंक्रीमेंट देना है, रिफ्रेशमेंट देना है, पार्टीज देनी है, ताकि एम्प्लॉय खुशी से आपके इंडस्ट्री में काम करे। मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा मेंटेन होना चाहिए। आपका फर्स्ट हो गया एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। सेकंड, सेकंड में ये पॉइंट रिपीट कर दी गई है यहां पे, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहूंगा मैं इसको, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहूंगा। यहां पे नोट्स में एक्सटर्नल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये था आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी कि अगर आप इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आपके इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीजों पर आपको ध्यान देना है, वो सब ऊपर मैंने आपको बताया। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के लोगों को कैसे हमको ध्यान में रखना है। बाहर के भी तो लोग हैं ना जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके इंडस्ट्री को। सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज को आपको पूरा करना पड़ेगा, लीगल टर्म्स क्या क्या है वो देखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी समझनी है आपको। जियो ने क्या किया, रिलायंस जियो जब अपने मार्केट में जियो को लॉन्च करने वाला था तो उसने क्या किया, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को समझा कि कैसे उसने मार्केट को कैप्चर करके रखा है। तब के टाइम पे सारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, वेदर इट इज वोडाफोन आइडिया, डोकोमो, एयरटेल, जितने भी कंपटीटर्स थे, टेलीनॉर वगैरह, उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया था कि हम रेट्स कट टू कट रखेंगे।
रेट्स कट टू कट रखेंगे। और कभी कभार क्या होता था, कंपटीशन में आगे रहने के लिए कुछ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बहुत ही रेट्स कम देते थे। फॉर एग्जांपल टेलीनॉर, टेलीनॉर में अगर हम टॉक टाइम की बात करें तो अगर आप किसी से बात करते हैं तो वहां पे किसी से बात करते थे उस टाइम पे, अभी तो टेलीनॉर नहीं है, पहले के टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे 0.25 पैसा पर मिनट सिर्फ कटता था पैसा। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, 0.25 पैसा। तो कंपटीशन तो बहुत था, स्ट्रेटेजी मार्केट में चल रही थी। जियो जब आया तब उसको एक अलग से स्ट्रेटेजी लेके आनी थी, अलग से प्लान करना था, मार्केट के कंपटीशन को जीतना था। देख रहा था कि कैसे ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा है, मैं कैसे यहाँ पे पैर रख सकता हूं अपना। तो उसने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रोडक्ट भी बेचा और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज भी दे दी, जिससे क्या हुआ, स्ट्रेटेजी पूरी इसके पास आ गई, स्ट्रेटेजी सबसे आगे निकल गई, कस्टमर सबसे ज्यादा मिल गया। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यही तो जियो ने किया, जियो ने यही किया। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, यहाँ पे जियो का एग्जांपल नहीं पकड़ के मैकडोनल्ड्स डोमिनोज का देता हूं कि बात आ रही है टेस्ट और प्रेफरेंसेस की। टेस्ट की अगर बात आ रही है तो मैकडोनल्ड्स जो बर्गर बनाता है शायद ही उसके तरह कोई और सेक्टर बर्गर वो बना सकता है। तो इन लोगों ने ना लोगों के टेस्टेस को समझा है कि लोग हमारे बर्गर को क्यों पसंद करते, उस तरीके का वो फ्लेवर वहां पे डालते हैं जो फ्लेवर आपको पसंद आ जाता है और बार बार आप मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर और डोमिनोज में जाके पिज्जा खाते हैं। तो लोगों की टेस्टेस और प्रेफरेंस, उनको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो देखना है। इवेंट्स इन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, बाहर की दुनिया में और क्या क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया यानी कि बाहर के कंट्रीज में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे वहां पे एनवायरनमेंट चल रहा है, इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। लास्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री, ये बहुत जरूरी है, इसको हमेशा से आपको एडवांस रखना है, हमेशा से एडवांस रखना है। एडवांस रखेंगे तो बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। पुराने टाइप्स के टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एडवांस हो रही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की बात करूं तो यहां पे जो लोग आते हैं टॉप मैनेजमेंट में, वो डायरेक्टर्स, सीईओ, ये लोग आते हैं टॉप मैनेजमेंट में। टॉप मैनेजमेंट में डिसीजन लिया जाता है, टॉप मैनेजमेंट हमेशा डिसीजन मेकर रहती है, हमेशा से अपने कंपनी के लिए डिसीजंस लेती है, पॉलिसी बनाती है। फॉर इंस्टेंस, in some organization the top executives may value a quality and innovation and such they may allocate more funds to R&D, that is research and development। कभी कभार क्या होता है, जो मैनेजमेंट रहती है ना वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचती है। अगर वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है ना तो मतलब इसका यही है कि वो इनोवेशंस करता रहना चाहिए, प्रोडक्ट में आपका इनोवेशन अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए और वही प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा से मेंटेन रहनी चाहिए और वही क्वालिटी में ही आपको रीजनेबल प्राइस में गुड्स प्रोवाइड करने हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हमें मार्केट में बराबर से टिक रहे हैं, हमारा इनोवेशन बराबर हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है, जिसके लिए आपको एवरी टाइम हर रेगुलर इंटरवल्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मार्केट पर जाकर रिसर्च करना पड़ेगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश है कि नहीं। इन अदर ऑर्गेनाइजेशन top executive may believe in volumes not quality and they may not go for the innovation and it involves huge expenditure। ऐसा हर कंपनी नहीं करती, ऐसा हर इंडस्ट्री नहीं करती है। कुछ कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि यार क्वालिटी छोड़ो, वॉल्यूम बढ़ाओ, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाओ, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी ना, सेल्स का वॉल्यूम आपका खुद ब खुद बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्वालिटी अच्छी दे रहा है, प्राइजेस रीजनेबल दे रहा है,
हर टाइम कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करता रहता है, सीजनल बिजनेस के हिसाब से ऐड करता रहता है। मैं रिसेंटली कल ही डीमार्ट होके आया हूं, मुझे इतना पता है कि अभी गणपति का फेस्टिवल चल रहा था, तो इतना ही डीमार्ट में गणपति के डेकोरेशंस के लिए, गणपति के लिए जो भी चीजें चाहिए रहती है फेस्टिवल के लिए, वो सब वहां पे थी। इट मीन्स वो ध्यान दे रहा है कस्टमर को और अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, सेल्स की वॉल्यूम बढ़ा रहा है। Fourth, involvement of employee. There is a need to involvement in employees in setting up objectives. बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में हमने ये पहले सुना है कि सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट बाद में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट आपको पहले होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो वहां पे आपको इंटरेस्ट से काम करना है, तभी जाके उनका ऑब्जेक्टिव गोल अचीव होगा। The company may adopt the technique of management by objectives, that is the MBO. Under MBO, approach the managers and subordinate jointly define and set the goals. यहाँ पे MBO के मदद से मैनेजमेंट जब अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है तो एम्प्लॉयज के साथ मिलकर सेट करती है और उन्हें कुछ अचीवमेंट्स पे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स भी देती है, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छे से काम होगा, इंटरेस्ट से काम होगा, तो गोल जो है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, अवेयरनेस ऑफ द पास्ट ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म प्रोवाइड डायरेक्शन इन सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स। नॉर्मली फर्म डज नॉट डेविएट टू मच सेटिंग ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू द पास्ट ऑब्जेक्टिव। पहले जो गलतियां की है उनको दौड़ाना नहीं है, उनको नजर में रखना है, उनकी गलतियों से सीखकर आज जो आप ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हो वो अच्छे से सेटअप होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए। ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ तक हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आगे के पॉइंट्स जो हैं वो हम अगले सेशन में रिकॉर्ड करेंगे एंड अगले सेशंस में आपको बताएंगे कि आगे और कितनी पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करने। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो।